हेलो एवरीवन। हमारा अगला अध्याय है जो हमको आपके साथ डिस्कस करना है, अध्याय 3 9वीं क्लास का। वो चुनावी राजनीति के बारे में बात करना है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है हमारे देश में, कि किस तरीके से व्यवस्थाएं बनती हैं, करती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। यहाँ थोड़ी सी बात हम आपके साथ कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा एक बार टच करा दूं कि आपको मालूम है कि जो हमारी जो सरकार है उसके 3 भाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो क्षेत्र है, जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये 2 लेवल पे काम करती है। मतलब सभी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों ही 2 लेवल पे काम करते हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। तो ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, एक सेंट्रल लेवल केंद्र के स्तर पर, और दूसरा स्टेट लेवल पे काम करती है, राज्य स्तर पर, प्रांतों के स्तर पर काम करती है। जो सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर जो विधायिका काम करती है, उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। यही संसद कहलाती है। और यहां जो काम करते हैं इसको स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर विधान मंडल कहते हैं। संसद के यूं तो 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। जब संविधान आप पढ़ते हैं तो उसको बहुत डिटेल में समझते हैं, लेकिन अगर इसके 2 सदनों की बात करें, 2 हाउसेस की बात करें, तो इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और विधानमंडल में भी कई सारे स्टेट हैं जहां 2 सदन हैं, जिसको आप विधान सभा कहते हैं और विधान परिषद कहते हैं। आप आगे जब संविधान पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अभी वर्तमान में हमारे देश में कुल 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद हैं। ठीक है, बाकी राज्यों में केवल विधानसभा ही है वर्तमान में। वो क्यों, क्या, संविधान पढ़ते वक्त डिटेल में डिस्कस करना। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि संरचना क्या है हमारे देश की। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से, चूंकि आज हमको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है, चुनावी राजनीति के बारे में बात करनी है, तो एक बार संरचना आपको एक बार फिर से वो तरोताजा हो जाए आपके दिमाग में, और कई सारे लोग जो अभी जुड़े हैं वो भी एक बार कनेक्ट हो पाएंगे। लोकसभा का चुनाव, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सामूहिक रूप से एमपी कहते हैं, सांसद। चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, उनको सांसद कहते हैं। एमपी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य सांसद, चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। विधानसभा को अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका जो मेंबर होता है उसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलएस। इसको विधान परिषदों को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका जो मेंबर होता है वो कहलाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी। इन दोनों को सामूहिक रूप से हम हिंदी में क्या कहते हैं, विधायक। तो जब भी आपके कान में पड़े एमएलए, समझ जाइए विधानसभा के सदस्यों के बारे में बात हो रही है, राज्य में विधानसभा के सदस्यों के बारे में बात हो रही है। एमएलसी विधान परिषद के सदस्यों के बारे में बात हो रही है। सांसद एमपी, या तो वो लोकसभा का सदस्य के बारे में बात हो रही है या राज्यसभा के सदस्य के बारे में बात हो रही है। ये जो लोकसभा है, इसका जो निर्वाचन होता है वो डायरेक्ट होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को, पूरा देश अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बटा होता है, अभी हम बात भी करेंगे। तो वो चुनाव क्षेत्रों में बटा होता है। अपने चुनाव क्षेत्र से जनता, पूरे देश की जनता अपने अपने प्रतिनिधियों को संसद में खुद ही चुनकर भेजती है। हम खुद जो वयस्क मताधिकार के हिसाब से वोट करते हैं, और जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वो लोकसभा के सदस्य के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से विधानसभा का भी चुनाव डायरेक्ट होता है।
यहां भी उस राज्य के जो सदस्य होते हैं वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से अपने अपने प्रतिनिधियों को राज्य विधानमंडल में भेजते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं, तो वहां वोट कौन देगा? जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। तो वही जाकर वहां जो उनके इलेक्टोरल सिस्टम है, जिनका वोटिंग कार्ड वहां बना हुआ है, तो वो अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से चुनकर राज्य की विधानसभाओं में भेजते हैं। ये जो राज्यसभा है, इनका चुनाव होता है इनडायरेक्ट। ये भी आप अभी जब संविधान पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ये असल में राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा है। तो ये जो अलग अलग राज्य विधानमंडल हैं, ये अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजने के लिए राज्यसभा में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। यानी राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, हम लोग सीधा वोट नहीं करते। हम लोगों ने अपने अपने राज्य के विधानमंडलों में जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, वो प्रतिनिधि राज्य का प्रतिनिधित्व संसद में हो सके, इसी उद्देश्य से कुछ लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं। तो असल में राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इसको राज्यसभा कही जाती है। यहां जनता का सीधा प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको लोकसभा कहते हैं। तो यहां चूंकि भेज रही है जनता ही, लेकिन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, एमएलएस के माध्यम से, इसीलिए इनके चुनाव को इनडायरेक्ट कहते हैं। इनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष। इसी प्रकार से विधान परिषदों के सदस्यों का भी चुनाव इनडायरेक्ट होता है। कुछ लोकल गवर्नमेंट के लोग, पंचायतों के लोग, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कुछ टीचर्स, कुछ ग्रेजुएट से सारे लोग चुन के भेजते हैं। विधानसभा के सदस्य भी कुछ चुनते हैं। तो सीटों का बंटवारा रहता है। कुल मिला के आपको समझने की आवश्यकता यह है कि विधान परिषद इनको कहते हैं, विधान परिषद में इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये एक मोटी सी संरचना है हमारे देश में, जो हमारी विधायिका है उसका। और यहीं से यही सारा खेल, यहीं पे जिसकी जो पोजीशन होती है, उसी के बाद फिर मंत्रिमंडल बनता है, सरकार बनती है। जैसे जैसे आप संविधान जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझेंगे। अभी हम उसके मोटे एस्पेक्ट्स पे जो एक 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में जो लिखा है, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम आपसे बात भी करेंगे। तो ये एक मोटी संरचना है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और सारी जो राजनीति है, जो सारी चीजें हैं, वो इन्हीं सेटअप को मेंटेन करने के लिए है। इसी में चैलेंजेस भी हैं, इसी में चुनौतियां भी हैं, इसी में तमाम सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो इन सारी चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है। आज के टॉपिक में हम यही सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए, क्या कहती है पुस्तक, उसके बारे में बात करते हैं। अब आइए, ये एक परिचय है, एक इंट्रोडक्शन है। ये क्या कहता है? हमेशा की तरह अपनी लाइन बाय लाइन सारी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। यहां अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए ना तो यह संभव है, ना ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। मतलब हम सीधे रूप से शासन कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनके माध्यम से खुद के ऊपर शासन करते हैं। ठीक है, हम शुरुआत ये समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है। व्हाई वी नीड इलेक्शंस, चुनाव क्यों जरूरी है। और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है, और इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। मतलब ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, खास करके आज जिस तरीके से आपका फेसबुक, व्हाट्सएप तमाम सारी चुनावी रणनीतियों से भरा पड़ा हुआ है। आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट भी होती है, कई सारी पार्टियों में आपका अपनी विचारधारा में मैच होती है, तो आप खुद भी इन्वॉल्व होते हैं और वैसे भी जानने का मन करता रहता है। तो अब इन सारी चीजों का जो आदर्श रूप है वो समझना बहुत जरूरी है कि हमको चुनाव की जरूरत क्यों है, और क्या कहते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से होती है, नहीं होती है, इससे सारे चक्कर में जनता का क्या फायदा है। इन सारी बातों को समझते हैं। ओके, अध्याय के बाकी हिस्से हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों के मूल्यांकन से करेंगे। मतलब जो चुनाव हुए उन्हीं का एग्जाम्पल लेकर ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब पहला सवाल कि चुनाव ही क्यों, व्हाई वी नीड इलेक्शंस,
क्यों जरूरत है? हरियाणा विधानसभा के चुनाव का एक एग्जाम्पल देती है ये पुस्तक। ये कहती है कि आधी रात के बाद, आधी रात, अच्छा एक सिचुएशन, एक सीन बता रही है कि आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेताजी बस आने ही वाले हैं। ठीक है, जब भी कोई गाड़ी के पास से गुजरती है तो लोगों को नेताजी को देखने की उम्मीद बढ़ जाती है। ये नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात को करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभा में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। ये एक न्यूज की कटिंग है जो देवीलाल जी के बारे में है। तो यहां एक सिचुएशन, ये न्यूज की कटिंग बताता है। फिर ये बताता है कि हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध, ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आपको काम आ जाते हैं। कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया था और सोर्स का पता ही नहीं चलता। अब हम अपनी जनरल स्टडीज में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं तो इन सब चीजों को कहां, ये सारे फैक्ट्स कहां मिलते हैं। लेकिन कई बार जब वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ जाता है तो हम सब परेशान रहते हैं, स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, अगर पूछा कहां से। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको यहीं से मिल जाते हैं। तो देवीलाल जी ने न्याय युद्ध नाम से आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया था। ठीक है, ये सारे उन्होंने वादा किया था कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा कि वो छोटे किसानों और व्यापारियों के कर्जे माफ कर देंगे। इस बात को लेकर ही वो बात कर रहे थे। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, वो देवीलाल के वायदों की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट किए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों ने राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली। ठीक है, और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 सीटें लगी। अक्सर ऐसा होता है जब हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी सरकार से, वो नहीं पूरी होती, तो हमारे पास खूबसूरती है हमारे सिस्टम की, लोकतंत्र की खूबसूरती, कि हम उसको बदल सकते हैं। ये बात हमने आपसे की भी है। फिर चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के निर्वाचित विधायकों ने देवीलाल जी को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल जी को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों का बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1951 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, सरकार बनाई। ठीक है, तो यहां चीजें क्या हो रही हैं कि इसकी जरूरत क्या है। अब इसी एस्पेक्ट एक घटना आपको बताई कि हरियाणा का एक एग्जांपल लिया। अब बता रहा है कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। अब जो कारण है, तो नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम भी ये जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहां भी चुनाव होते हैं। ठीक है, ये बात हम जब लोकतंत्र की चुनौतियां पढ़ रहे थे तो हम समझ रहे थे कि लोकतंत्र की खूबसूरती इतनी है कि जो देश लोकतांत्रिक नहीं भी हैं वो भी अपने आप को क्लेम करते हैं। तो वो भले ही लोकतांत्रिक इन्वॉल्वमेंट पब्लिक की ना रखे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का जामा पहनाने के लिए चुनाव जरूर कराते हैं। ठीक है, पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसके लिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे हम नई एग्जाम्पल लीजिए, अब आपको परीक्षाएं देनी है, उसका अलग चुनौती है, परिवार के अलग चुनौतियां हैं, आपके जो घर के गार्जियन हैं, जो मुखिया हैं, वो घर के परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी है। तो तमाम सारा प्रेशर होता है। इसमें देश चलाने का क्या नीति बननी चाहिए लोगों के लिए, सड़कें कैसे, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, तमाम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेवलपमेंट, ये सारी भी सोचनी चाहिए। तो ये सब भी हमारा ही काम है। अगर हम ये इतनी क्षमता होती कि हम वो सब भी, देश भी चला लेते, घर परिवार भी संभाल लेते, अपनी निजी
जो चुनौतियां हैं, जो निजी जीवन है, उसको भी व्यवस्थित कर पाते, तब तो कोई प्रतिनिधियों की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा, कोई कबीला तो है नहीं भारत की एक साथ बैठ गए 20-25 लोग 50 लोग और मिलकर डिसाइड कर लिया, कि कोई कबीलाई समाज था। एक बहुत बड़ा देश है, लगभग 1.25 अरब की आबादी है। तो ऐसे में इन सारे काम को अच्छा करना सारा कुछ जरूरी है। ना आप अपने व्यक्तिगत जीवन में समझौता कर सकते हैं, ना ही सार्वजनिक आवश्यकताओं को की पूर्ति से समझौता कर सकते हैं, आपको वो सारी चीजें भी चाहिए। तो ऐसे में कोई होना चाहिए कि भाई ये वाला काम आप कर लो, ये वाला काम हम कर ले। तो हमने वो बांट दिया। तो शासन का जो सार्वजनिक काम है वो हमने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनको सौंप दिया कि भैया हम आपको चुनते हैं और अपनी सारी अथॉरिटीज आपको देते हैं कि भैया ये लो, ये काम करना है, हमारे लिए सड़कें बनवाओ, रेलवे लाइन, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, नौकरी की व्यवस्था, हमारी सुरक्षा, ये सब जिम्मेदारी आप उठाओ। चुनेंगे हम, लेकिन एक निश्चित कार्य अवधि के लिए। मतलब आपका ये है, ऐसा नहीं कि एक बार चुन लिया तो फिक्स। चुन के ये तो कह दिया कि ठीक है आप हमारे बिहाफ पे सारे डिसीजन ले लो, लेकिन ये हम हमेशा तय करते रहेंगे कि जिस लिए चुना था वो काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। जैसे आप यहां आते हैं, मेरे पास पढ़ रहे, एनसीईआरटी पढ़ने का उद्देश्य आपका पूरा हो रहा है कि नहीं, इसका पता आपको तब चलेगा जब आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस देखेंगे। आप देखेंगे कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तब तो मेरे होने का मतलब नहीं तो कहेंगे हटाओ इनको, किसी और को ले आओ जो आपके उद्देश्यों को पूरा कराए। तो ये प्रेशर होना बहुत जरूरी। तो इस तरीके से, इसलिए शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट तरीकों से आप चीजों को, एक सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए चुनते हैं कि भाई आप हमारे बिहाफ पे ये जो सामूहिक, जो लोक कल्याण के काम हैं, जो सार्वजनिक काम है, वो आप संभालो, हम अपनी निजी व्यवस्थाएं करते रहेंगे। तो वहां इस तरीके से व्यवस्था चलती है। और चूंकि वो निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर एक प्रेशर भी रहता है कि अगर हमने ये सारे जो काम जो हमसे एक्सपेक्टेशन की जाती है, अगर वो पूरा नहीं किया तो दोबारा हमको शासन में आने का, शक्ति में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इन पे ये सारी इस तरीके की व्यवस्था हो। हमारे देश में भी व्यवस्थाएं कुछ ऐसे ही हैं। अच्छा, अब यहां आप ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर हो, तो किसे ज्यादा अनुभव या ज्ञान है यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, मतलब वही सारी चीज कि अगर ये संभव हो कि सारे मिलजुल कर एक साथ डिसीजन ले लें तो जरूरत ही नहीं है चुनाव की। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? अगर मान लीजिए चुनाव नहीं है तो लोकतंत्र होगा, क्योंकि हमारी सहभागिता, हमने लोकतंत्र के तमाम सारे एस्पेक्ट समझे हैं पिछली क्लासेस में। तो क्या इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह पाएंगे आप अगर हमारी सहभागिता नहीं है? तो वो व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए हमने 10 लोगों का ग्रुप बनाया और उसमें ये बात कहनी शुरू कर दी कि नहीं, जो सबसे ज्यादा समझदार है, अनुभवी है, पढ़ा लिखा है, उसके डिसीजन हमारे ऊपर हावी होंगे। तो भी क्या ऐसी व्यवस्था को भी लोकतंत्र कहेंगे? वो तो कुछ लोग ही डिसाइड कर रहे हैं। फिर तो हमारी वैल्यू का कोई मतलब भी नहीं रहा। तो वो भी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहलाएगी। तो लोकतंत्र का मतलब ही हमने समझा था कि देश के आखिरी व्यक्ति का भी इन्वॉल्वमेंट इस शासन व्यवस्था में होनी चाहिए। तो हम किसी भी आधार पर किसी भी चीज को मतलब किसी एक, मतलब कुछ लोगों में, कुछ समूहों में, कुछ खास व्यक्तियों के आधार पर ही डिसीजन, हमारी इन्वॉल्वमेंट संभव होनी चाहिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष माध्यम से। वो चुनाव से ही संभव है। ठीक है, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपनी सहभागिता को इस शासन व्यवस्था में इन्वॉल्व करते हैं, इंश्योर करते हैं, और फिर हम ये क्लेम कर पाते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ओके, अब प्रतिनिधियों को क्या, इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। मतलब जो हम अपने प्रतिनिधियों को, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए जो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसी को हम चुनाव कहते हैं। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। किन आधार पे? यहां कुछ किताब क्या कह रही है? ये कह रही है कि वो अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। आप किसी ऐसे को चुन सकते हैं जो हमारे लिए कानून बनाए, ये उद्देश्य है आपका। वे सरकार बनाने और बड़े बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं।
भाई मतलब कि हमको अमेरिका के साथ 1-2-3 समझौता करना है कि नहीं करना है, ठीक है, कश्मीर का क्या करना है, तमाम सारे बड़े मुद्दे उस पर भी। अच्छा, वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों की दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ये सब कुछ बनाती है वो किस विचारधारा के आधार पर चलेगी, इसका भी चुनाव कर सकते हैं। यानी काम तो है लोगों का ही विकास, जनता की सहभागिता। अब वो कई बार हम किसी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि यार इस विचारधारा के आदमी के हाथ में अगर ये अथॉरिटी दी जाए तो आप वो कितना अच्छा काम करेगा। आप जैसे कई सारे व्यक्तिगत लोगों से प्रभावित हो जाते हो, आपके आसपास तमाम सारे लोग होंगे, आपको लगेगा यार ये मेरे चाचा जी, ये मेरे सर, ये मेरे दोस्त, इसको प्रधानमंत्री बना देते तो कमाल का काम करेगा, क्योंकि उसकी अपनी विचारधारा, उसकी अपनी कार्यशैली आप मैच करते हो। अगर ये वाला आदमी ये काम भी करता तो कितना बढ़िया करता। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगाते हैं। तो हमको ये सारे काम कराने होते हैं, तो लगभग ये सारी ही जरूरतें हैं जिसकी वजह से हम चुनाव करते हैं। ठीक है, हमको ऐसे लोग भी चाहिए जो हमारे लिए कानून बना सकें, उनके अंदर वो समझ होनी चाहिए जो कानून बनाने के लिए आवश्यक है। हमको ऐसे लोग भी चाहिए जो हमारे बिहाफ पे बड़े बड़े फैसले ले सकें, और हमको एक विचारधारा वाली पार्टी पे भी है कि भाई ये विचारधारा है, कोई राइट विंग का हो सकता है, लेफ्ट विंग का हो सकता है, कोई कम्युनिस्ट हो सकता है। वी विल डिसाइड कि हमारे देश की आवश्यकता क्या है, कब क्या आवश्यकता है, हमारा उन चीजों की पहचानने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, और हम ये तय करेंगे कि किस तरीके की विचारधारा की पार्टी के हाथ में ये सारी सत्ता दी जाए, सारा शासन दिया जाए। ओके, तो यहां पर चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? वाई वी एक्सेप्ट दैट आवर इलेक्शन सिस्टम इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, क्यों हम ये स्वीकार करें, ठीक है, क्यों हम ये मान जाएं कि हमारे चुनावी प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, कई बार आपके प्रश्न वैसे होते हैं कि ये जो क्लास चल रही है मैं अभी आपको संविधान नहीं पढ़ा रहा। जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो ये बातें नहीं करूंगा, फिर वहां कौन सा आर्टिकल किस पार्ट में क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन, वे जो क्या सिलेबस कहता है उसके अकॉर्डिंग हम फिर वहां बातें, वो बड़ी टेक्निकल बातें होती, वो एक अलग लेवल होता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि इस एनसीईआरटी में जो 9वीं क्लास का जो हम तीसरा अध्याय कर रहे हैं ये क्या कह रहा है और ये आपकी उन परीक्षाओं में कैसे मदद करेगा, तो इसको बिल्कुल यही समझिए। ठीक है, तो ये कहता है कि हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर अच्छा कहता है कि चुनाव कई तरीके के हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहां तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह चुनाव होते हैं, हमने बात की। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए हमारे लिए पास क्या पैमाने, वो कौन से पैरामीटर्स हैं, व्हाट पैरामीटर्स वी हैव टू डिसाइड दिस इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक और नॉट। तो हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण लिए थे जिसमें हमने लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहां सीखे गए सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों पर विचार करें। पहला है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी के को मताधिकार हो और हर किसी के मत का मोल समान। हमने ये बात समझी थी कि हमारे यहाँ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज है कि आपके पास हमारे देश में केवल एक शर्त है कि आप वयस्क हो, आप अडल्ट हो। ठीक है, आपकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, क्या है, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज सफिशिएंट ग्राउंड टू हैव योर वोटिंग राइट्स। आप वोट दे सकते हैं, इस बात के लिए केवल आपका भारत का नागरिक होना और आपकी उम्र 18 वर्ष होना ये पर्याप्त है। तो ये बहुत जरूरी है कि सभी, अच्छा दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि हमारे देश में वोट, अंबानी साहब ने वोट दिया तो उसकी वैल्यू कुछ और है, कोई रिक्शे वाला वोट दे रहा है उसकी वैल्यू कुछ और नहीं, ये दोनों ही समान है। चाहे अंबानी साहब वोट दें, चाहे जाके क्या कहते हैं कोई रिक्शे वाला वोट दे, तो दोनों के वोट की वैल्यू बराबर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र होने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वो मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। ये कितनी अच्छी बात है। आप देखिए जैसे चाइना का एग्जांपल है, एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो अन्य लोग उठेंगे वो भी इससे
अनुमति लेके लड़ेंगे। तो जहां विकल्प ही नहीं वहां चुनाव क्या है? हम कहें कि साहब इस सवाल का जवाब दो, ऑप्शन आपको एक ही दे, अरे भाई वही सही है फिर। ठीक है, विकल्प होना जरूरी है। कई बार आपके पास ये नहीं तो वो, अब जैसे आप यहां इस चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं, सोचिए आपके पास विकल्प ही नहीं होता इस चैनल के अलावा, तो यहां पर जो भी टीचर्स आके जो भी बात है वो कुछ भी बता करेंगे कि आपके पास विकल्प ही नहीं है। लेकिन अब आपके पास नंबर्स ऑफ ऑप्शंस यू हैव, ठीक है, इतने सारे विकल्प हैं आपके पास। तो अब मैं यहां आऊंगा तो मुझे जिम्मेदारी लेकर बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप यूं स्विच कर दोगे, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको किसी दूसरे चैनल पे क्लिक करने के लिए। तो आप इस पर बने रहो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं आपको जो कंटेंट दूं वो बहुत कॉन्क्रीट हो, वो आपकी मदद करे हर लिहाज से। जिस उद्देश्य से आप ये पढ़ रहे हो वो उद्देश्य पूरा हो। तो ये प्रेशर है। ये प्रेशर कैसे बना? क्योंकि यू हैव ऑप्शंस, आपके पास विकल्प है। आप अपने जीवन का भी उदाहरण लीजिए, अभी आप जिस एज में हैं वहां आपके पास तमाम सारे विकल्प हैं। आप एसएससी कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, आईएएस, पीसीएस, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ये विकल्प कम होते जाएंगे। ठीक है, आप कहीं एज बार हो गया, अब आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, अब इसमें मिसफिट हो गए, फिर वो जितने कम विकल्प होंगे आपके पास उतनी ही जीवन में रिजिडिटी आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपके पास आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो इसीलिए विकल्प हमेशा, आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि हर वक्त आपके पास विकल्प मौजूद हो। ये विकल्प आपकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी आप को इस तरीके से तराशें। तो यहां भी इसी तरीके से देश को चलाने के लिए कोई एक दल है, कोई एक ही विचारधारा है नहीं, और अलग अलग विचारधाराएं होनी चाहिए। एक जनता के रूप में हमारे पास बेहतर को चुनने का विकल्प होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के लिए जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि पीपल हैव ऑप्शंस, उनके पास विकल्प होने चाहिए। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक बार चुन लिया बस वही शासन कर रहे, तब तो कहेगा डेमोक्रेसी, फिर तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। एक साफ कि आप भाई ठीक है, आपको हम बहुमत 100 में 100 सीट दे दे, लेकिन 5 साल के लिए देंगे, 5 साल में काम नहीं किया फिर लाकर 0 पे खड़ा कर सकते हैं। तो ये प्रेशर हमेशा बने रहना चाहिए जो भी लोग सत्ता में हैं, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस से समझौता ना करें। ठीक है, और चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप जिसको चाहिए आप उसको वोट देने का आपके पास अधिकार हो, एक ऐसी व्यवस्था हो। आप प्रस्तावना में पढ़ेंगे कि वी हैव अ राइट टू, वी हैव अ फ्रीडम ऑफ थिंक, वी हैव अ फ्रीडम ऑफ थॉट्स। हमको विचारों की स्वतंत्रता है, मतलब हमको किस विचारधारा पे काम करना है वो हम ही तय करेंगे, हम किसी के कहने में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत चीज है, और ये सारे वो इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो किसी भी सिस्टम को ये बताने के लिए पर्याप्त है कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो जब भी आपके सामने ऑप्शन आए कि साहब इस व्यवस्था में से लोकतांत्रिक मूल्यों को छांटिए, या ये व्यवस्था लोकतांत्रिक है या नहीं इस बात पर परिचर्चा कीजिए, या किसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनवाने के लिए अनिवार्य तत्वों की विवेचना कीजिए, ये सारे छोटी सी क्लास में आपको ये सारी चीजें बता दी जो आपको आईएएस बना सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप इसको इस संदर्भों में समझें। ओके, अच्छा, एक और है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बटन कहीं दबा रहे हैं, वोट कहीं जा रहा है। ठीक है, इस तरीके के आरोप, इस तरीके की चीजें, ऐसा बूथ कैप्चरिंग ना हो जाए, जबरदस्ती आपसे वोट ना डलवा दिया जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि वो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीजें किसी भी व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए पर्याप्त है। ठीक, अच्छा, अब ये प्रश्न पूछता है क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? ठीक है, ये जो एक तरीके का जो कंपटीशन है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज गुड और बैड। ठीक है, कि चाहे बीजेपी हो, अब जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, अब यहां सपा सरकार बहुत तैयारी में है, मतलब सपा जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में, वहां बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कमर कसे हुए है, सब अपनी अपनी बातों, कोई कहता है कि यूपी में काबा, ये कहते हैं यूपी में ईबा उबा। ठीक है, तमाम सारी बातें हो रही हैं। तो ये सारा डिस्कशन चल रहा है, ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप करा रहे हैं, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हैं, तमाम सारे वायदे कर रहे हैं कि हमारे आने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दुनिया भर की बातें। तो ये जो सारी चीजें, क्या ये सारी चीजें ठीक है?
ये उचित है, ये जो प्रतिद्वंदिता है, ये कंपटीशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, दीज आर गुड, ठीक है, ये ठीक है, क्या ये सही है? इसके बारे में ये देखिए पुस्तक क्या कहती है। आप देखिए, इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप यह है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता, निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी रहे। मतलब ये कह रहा है कि प्रतिद्वंदिता होना जरूरी है, तो अगर ये नहीं होगा तो फिर चुनाव कैसा, फिर आप किसी को चुन रहे हैं वो किस आधार पर? तो ये कंपटीशन एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे आप अपने कंपटीशन का एग्जांपल लीजिए कि आपने मान लीजिए ये यूपीएससी का फॉर्म भरा है या बिहार पीसीएस का या यूपीपीसीएस, किसी भी परीक्षा के लिए आपने फॉर्म भरा, आपके मित्र ने भी भरा है या आपके अपने ही भाई बहन ने भरा है, एक ही परीक्षा आप लोग दे रहे हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे मित्र हैं या एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उस परीक्षा में आप क्या हैं? कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आप अभी पता चल रहा है कि आप सोने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं आपका दोस्त बैठ के टेबल लैंप जला के पढ़ रहा है, मन ही नहीं लगता सोने में, ठीक है, उठ के आप बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं, यार इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज। ये छोटा सा कंपटीशन, ये कितनी पॉजिटिव चीज है, ये आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटीज को, आपकी योग्यताओं को तराशता है रोज। छोटी इस कंपटीशन की भावना, ये जो मॉडरेट लेवल ऑफ द फीलिंग ऑफ कंपटीशन है, दैट इज वेरी गुड। ये कितनी अच्छी चीज है ये आपको, ताकि आप लोगों को के लिए विकल्प के रूप में सामने आए, ठीक है, कि अगर आयोग को चुनना पड़े यार इन दो भाइयों में से किसको, तो आप अपने आप को ऐसा तैयार करें कि यहां भाई मुझे तैयार कर, मुझे चुनो, तो वो अपने ही भाई को ओवर लीड करना पड़ेगा। हालांकि वो भी, इसका भी सिलेक्शन, इतनी सीटें निकलती हैं कि वो भी हो जाए, आप भी हो जाए, कितनी अच्छी बात। लेकिन परीक्षा में अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो आपकी जो मेहनत है वो अपने ही लोगों के आसपास जो लोग हैं उनसे कंपटीशन करते हैं। आप तमाम सारे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हो, अलग अलग इन्वॉल्व होते हो, ताकि अपने आप को तौलते रहो, आपकी पोजीशन क्या है आपके अन्य सहपाठियों के मुकाबले। जो लोग इनको नहीं करते हैं वो समझ ही नहीं पाते उनकी स्थिति क्या है, उनके अंदर वो सारी संभावनाएं कई बार नहीं रह पाती, ठीक है, वो अपनी ही गलतफहमियों में जीते रहते हैं। तो कंपटीशन इज गुड, पहली चीज तो ये आपको मान के चलना है। अब इसको ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कहता है इसी की भाषा में समझते हैं। ये कहता है चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान भी दिखते हैं, ठीक है, इससे हर बस्ती हर गांव में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। अब जैसे लोग तमाम सारे धर्म जाति जैसे मुद्दों को लेकर आते हैं, ठीक है, कहां बातें होनी चाहिए विकास के बारे में। अब धर्म जाति देखिए, यही जो युवा आज पुलिस जिनके ऊपर बर्बरता कर रही है, वो उन्हीं सरकारों के लिए नारे लगाने वाले भी यही लोग हैं। यही लोग सड़कों पे पत्थर फेंकते हैं। ये दंगे फसाद में भी कौन, कोई 60-70 साल के लोग आते हैं क्या? यही इसी एज के लोग हैं। तो ये इस बात को समझना, इस बात की जिम्मेदारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम भावनात्मक रूप से किसी विचारधारा के प्रवाह में आ जाते हैं। कभी कोई कुछ कह दिया, किसी धार्मिक व्यक्ति ने कह दिया, किसी और जातीय समीकरण कुछ काम कर गया, उसमें हमारा जो अपनी विचारधारा है, अपना जो निर्णय लेने की चीजें वो प्रभावित होती। तो कई बार हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर देते हैं, अपनी प्रायोरिटीज में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हम जैसे उस लिस्ट में समझौता करते हैं और तमाम सारी चुनौतियां हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। आप अपनी निजी जिंदगी से कंपेयर कीजिए कि अभी आप जिस एज में हैं, आपकी पहली प्राथमिकता यह है कि आप अपने आप को काबिल बनाएं, तराशें, आपका जीवन व्यवस्थित हो, कोई बढ़िया नौकरी हो, तमाम सारे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपनी हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं, अपने करियर के लिए काम कर सकते हैं। अभी ये सब खर्च करने का मौका मिलेगा 40 के बाद। 40 के बाद ही, 40 की उम्र पार करने के बाद ही आपको धन की भी आवश्यकता होगी, ठीक है, उसी के बाद आपको हेल्थ की भी जरूरत होगी, उसी वक्त आपको रिश्तों की भी जरूरत होगी, सोसाइटी समाज की भी जरूरत होगी। आज इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप वो नाइक लिखा हुआ 150 वाला भी टी शर्ट पहने, उतना ही मजा आता है, ठीक है। जब आप कभी ओरिजिनल पहनने की पोजीशन में आएंगे ना,
तो उतनी खुशी नहीं होती। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जब आप ब्रांडेड नहीं पहन पाते, मतलब जब आपकी हैसियत नहीं होती, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तब वो नकली वाला भी कॉपी आइटम खरीदने में भी जितनी खुशी हो जाती है ना कि रिबॉक के नकली जूते खरीद के ले आए, ठीक है, वो बड़ा मजा देता है। लेकिन जब आप असली खरीदने की हैसियत में आते हो ना, तो आपके आसपास सभी लोग असली ही पहन रहे हैं, तो कोई नोटिस भी नहीं करता। कोई नकली भी पहन के जाते लोग कहेंगे असली ही होगा, तो वो उतना मजा नहीं आता। मैं आपको ये अनुभव से बता रहा हूं। तो ये चीजें क्या, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं, इन सारी चीजों की जरूरत होगी जब आप 40 की उम्र पार करेंगे। तब तक अपने आप को झोंक दीजिए। अभी बड़े रिश्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी बड़ा ये नहीं कि मैं ये ब्रांडेड वो ब्रांडेड, ये अभी आपका कोई स्टेटस नहीं। अभी स्टेटस ये है कि आपका हेल्थ अच्छा है कि नहीं। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं। अगर आपका करियर ग्राफ ठीक नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं। तो अभी सारा फोकस आपको इसी बात पे करना है कि अपने आप को कैसे तराशें, ये बहुत जरूरी है। वैसे ही यहां पर ये बात कर रहा है कि यहां चूंकि सभी लोग अपनी तैयारियां करते हैं कई बार अलग अलग, चूंकि प्रायोरिटी लिस्ट, यहां मैं बात ये कर रहा था कि अगर आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में समझौता किया तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहां ये बहुत जरूरी है कि अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। कई बार ये नेताजी लोग आके वो जाति धर्म ये सारी चीजें बात करते हैं, तो हमारी जो प्राथमिकता है वो डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा सिस्टम गड़बड़ जाता है। तो ये कुछ दोष हैं चुनाव का, और यही वजह है कि अच्छे लोग शामिल नहीं हो पाते। अच्छा लोग आके कह रहा है बिजली पानी रोजगार करे, यहाँ धर्म खतरे में, हमारी पहचान खतरे में, तुमको पानी चाहिए, ठीक है, यहाँ देश राष्ट्र की सेवा का मौका आया है और तुमको नौकरी चाहिए, तुम देशद्रोही हो। हमको लगता है हाँ यार कितने हम बेशरम आदमी, हम बताओ देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो कई बार हम अपनी प्रायोरिटीज से समझौता कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप इन सारी चीजों को भी समझें। फिर ये कहता है कि हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि वो लोगों का हित किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। यानी ये कह रहा है कि जो चैलेंजेस थे, जो बात हम कर रहे थे कि ये दिक्कत भी होती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसी व्यवस्था को अपने संविधान में जगह दी। मोटिव ये था कि वो इनका ये मानना था कि सारे नेता लोग देश सेवा की ही स्थिति से आएंगे, उसी भाव से आएंगे। ये एक आदर्श व्यवस्था है, एक यूटोपियन स्टेट की कल्पना है कि सब लोग वैसे आदर्श स्थिति में होंगे, बड़ी सेवा भाव से राजनीति में आ रहे हैं। ये हमेशा जरूरी नहीं है, तो इसलिए सिस्टम शुड बी देयर। अगर एक व्यवस्था बना दी जाए तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया काम करेंगे। ओके, तो फिर ये कह रहे हैं कि आगे ये क्या कहते हैं कि संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उसका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों में मेल ही ना बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है लोग करते। कितनी खूबसूरत बात, कितनी आसान सी बात, कितने आसान सी चीजों में समझा दिया। अब देखिए, यहां कोई नेता एकदम राजा रामचंद्र जैसा हो जो आके जनता के लिए कुछ भी कर ले, अपने परिवार को भी छोड़ दे, पत्नी को भी छोड़ दे, मतलब जनता के लिए समर्पित कर दे अपने आप को। तमाम सारे भगत सिंह जैसे भावना के लोग जिन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, तमाम सारे वैसे नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स वी हैव। तो ये एक ऐसी सिचुएशन, मतलब ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तमाम सारे लोग अलग तरीकों से राजनीति में प्रवेश करते हैं। फिर क्या करें? फिर उनसे काम कैसे कराएं? तो काम कराने के लिए कितना अच्छा है कि इनके पुरस्कार और दंड की व्यवस्था हो, कि यहां
अगर मुझे आप बच्चों का प्यार अगर हमेशा चाहिए तो हमको हर टॉपिक पे मेहनत करके आनी पड़ेगी और हर टॉपिक को आपके अलग अलग आयाम से चीजों को समझाना पड़ेगा, आपके अपने जीवन से जोड़ के समझाना पड़ेगा कि न केवल आप अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें बल्कि मोटिवेटेड भी रहें। ये हमको हर टॉपिक में क्रिएट करना पड़ेगा, 2 टॉपिक के बीच में कपलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप लिंकअप कर पाए चीजों को। तो ये प्रयास हमको लगातार करते रहना पड़ता है, इसलिए हमको भी लगातार पढ़ते रहना पड़ता है, आपसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है हमें, ताकि आपको ज्यादा बेहतर बातें समझा पाए। तो ये चीजें हमारे ऊपर कब लागू हो रही हैं? ये तब लागू हो रही हैं जब आपके पास विकल्प, आप कह दो कि नहीं साहब इनकी बताई बातें काम की नहीं है, समझ में नहीं है, इनको हटाओ। तो अगर मेरे पास ये ना रहे कि नहीं हमको हटा ही नहीं सकते, फिर आया क्या पढ़ा सुनाया जो भी कहानी समझा दिया कि हाँ इसका कहने का मतलब ये, जाओ समझो, तो ये कह के निकल जाते। लेकिन अब हम ताकत लगा के आपको समझाते हैं। इसी तरीके से अगर सत्ता में, चाहे वो कोई भी अच्छा हो बुरा हो, उसको सत्ता में बने रहना है तो उसके पास एक ही विकल्प है कि वो जनता के लिए काम करे। आप देखिए सरकार चाहे जैसी हो, वो अपने हितों के फायदे की अच्छी अच्छी बातें करते हैं नहीं चुनाव के दौरान, अचानक से गरीब, किसान, विद्यार्थी सब ध्यान में आने लगते हैं उनके। तो ये सारी चीजें फिर जनता के लिए, फिर वो सारी चीज, भाई ये कहा था क्यों नहीं कर रहे, ये प्रेशर दबाते हैं और कहते हैं आपको हम बहुत बहुमत से जिता दे, लेकिन जरूरी नहीं कि फिर आप ही को मौका देंगे, हम दूसरे वाले को दोबारा मौका दे सकते हैं, हो सकता है वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर ले। तो अगर सत्ता में बने रहना है तो जनता का दबाव ही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। हम ये तो निर्धारित नहीं कर सकते, हम किसी का कैरेक्टर तो डिसाइड नहीं कर सकते, बोल क्या रहा है अंदर से कैसा है, लेकिन दंड और पुरस्कार की व्यवस्था है। मतलब दंड पुरस्कार की व्यवस्था मतलब अगर अच्छा काम करेगा तो सत्ता में बना रहेगा, नहीं अच्छा काम करेगा तो हट जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है जो हमारी व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाती है और इसलिए चुनाव आवश्यक भी है, ठीक है। फिर ये कहता है इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। हमने ये बात की अभी कि यही सारी चीजें, उस पार्टी को काम करना ही पड़ेगा जनता के फेवर में कुछ ना कुछ। ये सारे कार्टून बड़े मजेदार हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, ठीक है, क्या किन सिस्टम को हम फॉलो करते हैं इन चुनावों के लिए, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? हमने ये बात की भी, हाँ साहब हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। अब एक बार प्रोसेस पर बात हो रही है। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं, हमने अभी भी बात भी की। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है और फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक ही छोटे अंतराल पर अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शंस। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे पर खाली हुआ होता है, इसे उपचुनाव कहते हैं, बाय इलेक्शन। जैसे मान लीजिए कोई एक सदस्य चुना गया, वो 5 सालों के लिए चुना गया, लेकिन 2 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई या किसी वजह से पद छोड़, तो वो जगह खाली हो गई, तो अगले 3 साल के लिए नए व्यक्ति का चुनाव होता है, इसको बाय इलेक्शंस कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। फिर ये चुनाव क्षेत्र क्या होता है कि आपने पढ़ा कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है, आपने सोचा उन्हें ऐसा कैसे किया होगा? क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट करता है? अच्छा, यहां ये बता रहा है कि चुनाव क्षेत्र को कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहां ये पूरा एक नक्शा भी है। यहां इतनी सी बातें मैं आपको बता दूं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है मान लीजिए कोई एक जिला है, कोई एक जगह है सपोज, अब ये इसको जनसंख्या के आधार पर अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, ठीक है। कि अब मान लीजिए ये गोरखपुर कोई एक जगह है, उसके जिले में 2 चुनाव क्षेत्र हैं सपोज, ऐसा भी हो सकता है, या एक ही चुनाव क्षेत्र हो सकता है, या 3 भी चुनाव हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि वो जिला कितना बड़ा है और उसकी जनसंख्या कितनी है। तो साइज और जनसंख्या के अकॉर्डिंग उसको चुनाव क्षेत्रों में बांट देते हैं। सपोज मान लीजिए, मैं आप उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए ये कि भाई 10 लाख जनता का एक प्रतिनिधित्व होगा। अब मान लीजिए गोरखपुर है, तो गोरखपुर में मान लीजिए वहां 30 लाख जनता रहती है, ठीक है। तो मैं उदाहरण के लिए आपको समझने के लिए बता रहा हूं, आप इन डाटास को फॉलो मत करने लगेगा, मैं आपकी समझ बढ़ाने के लिए बता रहा हूं। तो 30 लाख लोग रहते हैं, तो वहां क्या किया जाएगा कि उस गोरखपुर की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाएंगी,
कि साहब ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, 10-10 लाख के प्रतिनिधि हो जाएंगे, तो 3 एक ही जिले में हो गई। मान लीजिए एक ही जिले में वो 5 ही लाख है, उसके बगल वाले में 5 लाख है, तो 2 जिलों को मिला के कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी। कहने का मतलब है कि जो पूरा प्रदेश होता है उसको अलग अलग विधानसभाओं में बांट दिया जाता है, ठीक है। उसी विधानसभा में रहने वाले लोग, यानी अब जो गोरखपुर विधानसभा में जिन लोगों का नामांकन है, जो रजिस्टर्ड है वोट करने के लिए, उनका वोटर आईडी उस एरिया में बना हुआ है, अब उस इलाके के लिए वही लोग वोट कर सकते हैं। यानी गोरखपुर के जो मतदाता हैं वो लखनऊ में आके वोट नहीं कर सकते। तो सबका अपना अपना चुनाव क्षेत्र है। आपका जब पहचान पत्र बनता है, जब वो आपका वोटिंग कार्ड बनता है, तो बताया जाता है ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बना हुआ है, तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही वोट करते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता कि 80 सीटें हैं तो 80 सीटों पर सारे लोग हर जगह से वोट करें, ऐसा नहीं। आप अपने ही चुनाव क्षेत्र में अपने किसी प्रतिनिधि को, जो भी विकल्प हैं अलग अलग पार्टियों में से, उनमें जो भी आपको पसंद है, जिन आधार पर आप उसको वोट करते हैं, तो इस आधार पर चुनाव क्षेत्र डिसाइड होता है। अच्छा, इसी में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां मान लीजिए कई सारी कोई ट्राइबल एरियाज बहुत ज्यादा है, ठीक है, जनजातीय लोग रहते हैं या अनुसूचित जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो तमाम उनकी वो पिछड़े हुए हैं तमाम सामाजिक आर्थिक आधार पर, तो उनकी भी जो सहभागिता है वो उस व्यवस्था में होनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो कई सारी जगहों पर सीटें आरक्षित कर दी जाती है, रिजर्व सीटें हो जाती हैं कि साहब इस वाली सीट पर तो कोई महिला प्रतिनिधि उठेगी, या इस पर इस अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति उठेगा। तो इस तरीके से सीटों का आरक्षण भी किसी चुनाव क्षेत्र में किया जा सकता है। उसी को आप कहते हैं कि साहब ये रिजर्व सीट है, आरक्षित क्षेत्र है। ये यही बात ये कह रहा है। तो यहां पर ये पूरी एक लिस्ट है, आपको वही सारी चीजें डिटेल में समझाने के लिए, तो इन चीजों पर आपको विचार करना है। अब आइए ये मतदाता सूची क्या होती है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। मतदाता सूची इसी पुस्तक के आधार पर समझते हैं। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है, तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता। इस फैसले को अंतिम दिन के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। आपने ये पूरा सिस्टम आप जानते हैं, आप में से कई सारे लोग वोटर भी होंगे। आप देखिए जैसे ही चुनाव करीब आने शुरू होंगे, वो इलेक्शन कमीशन का एक आदमी होता है, अलग अलग कई बार पार्टियां भी मदद करती हैं, एक स्लिप लेके जाती हैं कि भैया ये इस वार्ड पे आपका है, आप वहां जाके वोट दे सकते हैं, फला स्कूल में आप जाके वोट दे सकते हैं। तो वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास जितने लोगों ने अपना वोटिंग कार्ड बनवा रखा है, तो वोटिंग कार्ड जिन लोगों के पास है मतदाता पहचान पत्र, उसके आधार पे वो कैटेगराइज कर लेते हैं कि इनका एड्रेस ये है, ये इस जगह पर रहते हैं, तो इनका जो नियरेस्ट बूथ कौन सा होगा, इस तरीके से वो कैटेगराइज कर लेते हैं एक क्षेत्र में। तो वो पूरी मतदाता की सूची बन जाती है, ठीक है। वो मतदाता की सूची और उसको अलग अलग क्षेत्रों में कैटेगराइज किया जाता है, जो अलग अलग बूथ बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारा बंटवारा होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई अगर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होंगे तो प्रचार के दौरान आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये काम किया होगा कि घर घर जाकर स्लिप दी होगी, ठीक है, अपने पार्टी का मुहर लगा के कि साहब आपका पहचान, आपका ये जो बूथ है वो यहाँ है, आपको जाके यहाँ वोट करना है। तो इस तरीके के काम भी करते हैं। आप चुनाव देने जाइए, वोट डालने जाएंगे, तो आपने कई बार देखा होगा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने अपने स्टॉल कैनोपी लगा के, अपना अपना टोपी और स्कार्फ लगा के वो आपको बताते रहते हैं, आपकी मदद के लिए खड़े होते हैं कि फाइनल वोट डालने जा रहे, देखिए किसने बताया कि वोट कहां डालना है, हमने आपकी मदद की, हमारी पार्टी को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके का ये सारा चीजें, ये सारी लिस्ट बनती है। यहां बस इसमें कुछ जो टेक्निकल चीजें हैं जो आप जानना चाहिए कि जब मतदाता पहचान पत्र बनता है, जो वोटिंग अथॉरिटीज हैं, उसके लिए आपकी 2 ही शर्तें हैं कि यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए, और आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी शिक्षा, दीक्षा, आपकी संपत्ति, आपका लिंग, इन सभी बातों का कोई महत्व नहीं है। पहले ये सब बहुत हुआ करता था, अंग्रेजों के समय में आप देखिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं, जिसके पास संपत्ति नहीं उसको वोट देने का अधिकार नहीं, तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन हमारे देश में अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, यही बात ये सारी चीजें कह रहा है।
कि ये सारी चीजें क्या कहते हैं 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती। अब यहां कुछ चैलेंजेस की बात है कि कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को एक कार्ड देने की कोशिश की, मतलब वो जो वोटर आईडी होता है आपका, ठीक है, वोट देने जाते समय मतदाता को ये पहचान पत्र साथ रखना होता है। मतलब एक प्रोसेस की बात हो रही है कि वो एक वोटर आईडी भी आपको वो दी जाती है कि आप जब जाएं वोट देने तो वोटर आईडी आपके साथ होनी चाहिए। उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है, ठीक है, कि कोई भी जो उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ना चाहता है वो कैसे अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, कैसे नामांकन होता है। ठीक है, हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होने चाहिए। ये तभी होगा जब किसी भी चुनाव लड़ने पर लोगों का लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। कोई भी व्यक्ति जो मतदाता है वो उम्मीदवार भी हो सकता है। मतलब आपकी उम्र 18 वर्ष है, आप भारत के नागरिक हैं, आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं। मतलब जो हमारा आप प्रस्तावना पढ़ते हैं कि वी हैव पॉलिटिकल जस्टिस इन आवर सिस्टम, हमारे देश में राजनीतिक न्याय है, उसका मतलब ही यही है कि वी कैन पार्टिसिपेट इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक व्यवस्था में भाग दे सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब चुनाव लड़कर और अप्रत्यक्ष मतलब वोट के माध्यम से हम अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बशर्ते आप भारत के नागरिक हो और आपकी उम्र 18 वर्ष हो। और शॉर्ट में एक लाइन में कहें तो हमारे देश में जो भी व्यक्ति मतदाता है वो चुनाव भी लड़ सकता है। ठीक है, ओके। फिर यहां थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें एक डिफरेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि हर जगह लोकसभा राज्यसभा इन सारी जगहों पे न्यूनतम आयु का ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 18 वर्ष के 19 वर्ष के तो जाकर चुनाव लड़ लेंगे। वहां की न्यूनतम आयु डिसाइड है कि साहब ये 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, राज्यसभा में मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। आप अगर पंचायतों के चुनाव लड़ रहे हैं तो न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। तो चूंकि उसकी योग्यताओं में ये सब डिसाइड किया गया है संविधान के द्वारा ही, तो उन शर्तों का आपके लिए मानना आवश्यक है। तो मतदाता चुनाव लड़ सकता है का मतलब केवल यह है कि सभी नागरिक इस राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी योग्यता पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा है कि मैं कहूं कि इस देश का कोई भी व्यक्ति आईएएस बन सकता है, ठीक है, लेकिन आईएएस बन सकता है इस बात से तो इंकार नहीं है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके साथ उसकी योग्यता भी है कि एटलीस्ट आपकी उम्र 21 वर्ष हो और आप ग्रेजुएट हो। आपकी शैक्षिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए और आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, या मैक्सिमम वर्ष आयु, इससे अगर आप जनरल हैं तो ये ओबीसी हैं या एससी एसटी कम्युनिटीज के हैं तो ये आयु। तो मतलब जो अहर्ताएं हैं, जो एलिजिबिलिटीज है, यू हैव टू फुलफिल देम, आपको उनको पूरा करना है। बाकी यू आर वेरी मच फ्री टू पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम। तो जो मतदाता है वो चुनाव लड़ने के पीछे कहने का मोटिव यही है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, वो जाति लिंग किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम अहर्ताएं पूरी करना आवश्यक है। क्लियर है? ओके। अब एक ये निर्वाचक उसका एक सारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये अपराधियों वगैरह पर भी रोक है, लेकिन ये पाबंदी भी बहुत कम मामलों पर लागू होती है। ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, ये सब जब हम पढ़ेंगे दल बदल कानून और अपराध नियंत्रक, ये सारा एक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वो ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो ये सब उसकी एलिजिबिलिटी में आ जाएगा कि उसके ऊपर वो आपराधिक मुकदमा ना हो, ये सारी चीजें, मतलब वो अपराधी ना हो, ये सारी चीजें एलिजिबिलिटीज में आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब की लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, ये मतलब एलिजिबिलिटीज में आता है, ठीक है। अच्छा, अब जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसको एक नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है, नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में रखनी पड़ती है, ठीक है, सिक्योरिटी मनी। ये जमानत राशि क्या होती है? ये चुनाव आयोग केवल किसी कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी जांचने के लिए ऐसा करता है, जैसे आप राष्ट्रपति के लिए भी पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए, अलग अलग सांसदों विधायकों के लिए। अब मान लीजिए कोई संसद का समय, अगर मान लीजिए सपोज अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मैं क्रेडिबल हूं कि नहीं, इसको जांचने के लिए चुनाव आयोग क्या करता है कि मेरे से कहेगा भाई साहब 25,000 रुपए आप जमा कर दो। अब 25,000 रुपए बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि 25,000 जमा की है
और जब फाइनल वोटिंग होगी तो चुनाव आयोग देखेगा कि मुझे टोटल वोटिंग का 1/6 वोट भी मिला कि नहीं मिला। अगर वो 1/6 वोट से कम वोट मिला तो मेरे 25,000 मुझे वापस नहीं करेगी, वो आरबीआई में परमानेंट जमा हो जाएगी। इसी को कहते हैं जमानत का जब्त होना। आप अक्सर ये टर्म सुनते हैं कि इनकी जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त होने का क्या मतलब हो गया कि उनको टोटल वोटिंग का 1/6 वोट भी नहीं मिला। अब यहां ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मान लीजिए कि यहां एक और पॉलिटी के सर आ जाएं और आप लोग सपोज 100 बच्चे हैं और मैं आपसे पूछा है, वोट किया जाए साहब आप उनसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं। अब आप में से 51 बच्चों ने कहा कि नहीं आप दूसरे वाले सर से पढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी शर्मनाक हार नहीं है, मैं मान लूंगा 4-5 बच्चे उनके फॉलोअर्स ज्यादा था, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आप में से केवल 2 ही लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तब ये फिर मेरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है कि यार इतने सालों तक मैंने क्या खाक काम किया, 2 ही लोग पढ़ना चाहते हैं यार। तो ये हमारी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठता है। तो ये जांचने के लिए चुनाव आयोग एक तरीका अपनाता है कि वो हर कैंडिडेट से कुछ पैसे धनराशि जमा कर लेता है, जिसको जमानत राशि कहा जाता है। अगर टोटल वोटिंग का 1/6 वोट से कम वोट मिला तो पैसे उसको वापस नहीं करता। इसी को जमानत का जब्त होना कहते हैं। और अगर 6 वोट से ज्यादा मिला तो वो चुनाव जीते या हारे वो पैसे उसको वापस कर दिए जाते हैं। तो यही जमानत राशि कहलाती है। वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग होती। ठीक है, ये सारा उसकी एलिजिबिलिटीज के बारे में बात है। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के बारे में क्या कह रहा है? जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किस किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है? किताब क्या कहती है? हम ये क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये अक्सर आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे सारी बातें करते रहते हैं कि बताओ उसके चपरासी के लिए भी आप परीक्षाएं आयोजित कराते हो, निश्चित योग्यताएं हैं। यहाँ देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता ही नहीं है, मतलब कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये सब बड़ा दुख देता है। तो ये क्या कह रहा है, इसके माध्यम से समझते हैं। ये कहता है सभी तरीके काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं हो सकते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल, ठीक है। इसी प्रकार विधायक या सांसद बनने की सबसे बड़ी योग्यता है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे ये काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते, मतलब इसकी परीक्षा उनकी रोज ही होती। सही बात है ये, ठीक है, 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो भी यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वो शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, जब आप ये कहते हैं कि कोई शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता अकेला पैरामीटर नहीं है किसी की योग्यता का मापन का। आप इतना अच्छा एग्जांपल दिया कि सचिन तेंदुलकर ग्रेजुएट हैं कि नहीं, वो 10वीं फेल है कि एमबीए किया, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, उनके पास एक बॉल आ रही है और उसको शॉट कर मार के बाउंड्री पार भेज पा रहे हैं कि नहीं, ये योग्यता बहुत जरूरी है। कोई पहलवान है, कोई एथलीट है, ठीक है, कि वो भाला फेंक रहा है तो एक सर्टेन दूरी तक वो जा रहा है या नहीं, कोई रेसिंग लगा रहा है तो एक सर्टेन स्पीड पे वो क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं, उसमें उसकी शैक्षिक योग्यता क्या महत्व रखती है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। वैसे एक जनप्रतिनिधि होने के लिए जनता की उम्मीदों, आकांक्षाओं, उनकी दुख तकलीफ को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी माँ है, आप देखिए हमारे घरों में कई बार उनके पास, कई सारे घरों में ऐसी माँ हैं जिनके पास शैक्षिक योग्यताएं नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा बेहतर अपने घर की समझ किसी की नहीं। वो हर आदमी की जरूरत समझती हैं। आपके पिताजी बड़े पढ़े लिखे हैं, किसी महत्वपूर्ण पद पर है, लेकिन उनकी जरूरतों से भी वो बहुत अवेयर हैं, उनके लोगों, उनकी सोसाइटी को भी मेंटेन कर लेती। अपने बच्चे जो 2-3 बच्चे हैं, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग नेचर है सबके, उनकी जरूरतों को भी समझ लेती हैं, रिश्तेदारों को भी मैनेज कर लेती हैं, अपनी सोसाइटी को भी इतनी खूबसूरती से। वो उनसे ज्यादा समझदार आदमी घर में कोई नहीं है। हम आप डींगे हाँकते रहे बाहर कि मैं बड़ा जानकार संविधान का, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई पिताजी आईएएस हैं, लेकिन जो माँ है वो जितने ब्यूटीफुली इन सारे घटकों को मैनेज कर लेती हैं, तो निश्चित रूप से शैक्षिक योग्यताएं इसमें मदद जरूर करती हैं, लेकिन शैक्षिक योग्यताएं ये योग्यता पैदा कर देंगी, ये डाउटफुल है। तो इसलिए शैक्षिक योग्यताएं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो अकेला पैरामीटर नहीं होता किसी की योग्यता का, इसलिए भी यहां पर योग्यताएं नहीं है। ठीक है, अब आइए चुनाव अभियान जो लोग करते हैं, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि ये बहुत रेलेवेंट पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात समझ लीजिए।
चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची घोषणा होने तक मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इस अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें, बहसें भी होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों पर सारे एग्जाम्पल आप इस बात को बहुत मोटे तौर पे समझ रहे हैं कि चुनाव अभियान असल में इस बात के लिए ही होता है कि आपके पास जो विकल्प हैं उनमें से बेहतर चुनने के आपके पास मौके मिल सकें। आप हर पार्टी की आइडियोलॉजी से गो थ्रू होते हैं, हर पार्टी को सुनते हैं ध्यान से, और आपकी अपनी चीजें, अपनी जरूरतें, अपनी आकांक्षाएं, आपकी अपनी विशेष, आपकी अपने विचारधाराएं जिससे भी मैच करती हैं, आपका झुकाव उसकी तरफ होता है, फाइनली आप ये चुन लेते हैं। लेकिन इन सब चीज के लिए पैरामीटर्स क्या है कि जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनकी बातें आप सुन पाए, उनकी पॉलिसी सुन पाए। तो तमाम सारे सोर्सेज हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, तमाम सारी रैलियां करते हैं, टीवी डिबेट्स होता है, अलग अलग इंटरव्यू, आज देखिए सारे नेताओं के इंटरव्यूज वगैरह मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब की ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, और हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है कि वो जितना ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे हमारे लिए डिसीजन लेना उतना अच्छा होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सारी बातों को, ये जो चुनाव प्रचार वगैरह हैं, ये सब होते रहे। ये तमाम सारे एग्जाम्पल भी हैं कि आइए विभिन्न चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। एक एग्जाम्पल है, आपको समझने में मदद मिलेगी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। हर पार्टी देती थी, जैसे पिछली बार आया था हम अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वादा किया था कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। 1977 में हुए लोकसभा के चुनाव में जयप्रकाश नारायण ने, जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। कि गरीबी हटाओ वो छोड़ो, डेमोक्रेसी बचाओ, पहले लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका मोटिव ये था कि सरकार की जो जाप्तियां हैं, जो उनके एक्सप्लॉयटेशन है, उनसे निजात पाई जाए। फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो लेफ्टिस्ट पार्टीज हुआ करती थी, वामपंथी दल थे, 1977 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को नारा दिया कि भाई जमीन उसकी जो उसको जोत रहा है, मतलब कि जमीन किसानों की, जमींदारों की नहीं होगी। तो उनके वोट को चुनने का प्रयास किया। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया कि जो तेलुगु प्राइड है जो लोगों का, उसके बारे में ये सारी बातें कि अलग अलग पार्टीज ने अलग अलग समय में ये सारे नारे दिए। आप अंदाजा लगाते हैं, मोटिव ये है कि जनता के अपनी तरफ किस बात से जनता का मन टटोलती है, और वो वही बात बार बार फोकस करती है। जहां जनता गुस्से में, उसी बात को वो विपक्षी दल हाईलाइट करते हैं। सत्ता पार्टी अपनी खूबियों को बताती है कि हमने क्या क्या किया। ठीक है, अब उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम अच्छा क्या नहीं कर सकते? मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। हालांकि व्यवहार में ये सभी होता है, आप जानते हैं, लेकिन रूल्स ये हैं कि आप उसको डरा धमका नहीं सकते, तुमको वोट देना पड़ेगा नहीं तो देख लेंगे तुमको। ठीक है, ये नहीं कर सकते, घूस नहीं देते, ये सब चलता है, आपको मालूम है। लेकिन फिर भी व्यवस्था ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना ये नहीं होना चाहिए। खूब होता है, मतलब हमारे देश में तो धर्म जाति के आधार पर सरकारें बन जाती हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो भी सत्ता पक्ष में, उसके पास तो सारा टूल है, सारी पुलिस, सारा ये जो संसाधन, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो इंदिरा गांधी का चुनाव कैंसिल हो, कभी डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इंदिरा गांधी जी का चुनाव इसी आधार पर कैंसिल होगा। और आपको जान के हैरानी होगी उनके ऊपर आरोप क्या लगा था कि उन्होंने जो चुनाव रैली के दौरान जो स्टेज लगवाया था, उस पर जो बिजली का कनेक्शन था वो पीएमओ के कहने पर लगा था। तो उसमें ये आरोप लगे कि इंदिरा गांधी अपने चुनाव में पीएमओ को इन्वॉल्व कर रही। अब आजकल तो ऐसी चीजों की कल्पना करना भी मुश्किल है, वो पूरा तंत्र ही काम कर रहा है।
ठीक है, ये सब आपके लिए पैरामीटर्स के रूप में काम करता है। आप जितना ज्यादा एक नागरिक के रूप में इन सारी बातों से अवेयर होंगे, उतना ही अच्छा चुनाव करेंगे, उतना ही अच्छा निर्णय लेंगे। और ये अगर आपके पास ये तरीके की जागरूकता है तो जो भी सत्ता में लोग हैं उनके ऊपर भी दबाव बनेगा कि वो इन चीजों का ख्याल रखें। तो चूंकि हम आप आंख मूंद लेते हैं इसलिए उनके मजे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां कह रहा अगर वो इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित किया जा सकता है। हमने एग्जाम्पल लिया इंदिरा गांधी का चुनाव। अब चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म, ये सारी चीजें गलत हैं कि धर्मस्थल का प्रयोग, सरकारी वाहन विमान अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, मतलब चुनाव घोषणा के पता चले कि नहीं हम एयरपोर्ट बनवाएंगे, इतना योजना, नया योजना अनाउंस कर दें, लोग सोच के कहने इसी को वोट दे दो नहीं तो अगला आएगा बंद कर देगा। तो ये प्रलोभन, ये सब नहीं हो सकते, नहीं करने चाहिए। अब आ जाइए मतदान और मतगणना क्या है। ठीक है, चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। आप वोट डाल के आ जाते हैं। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति वोट कर सकता है। ठीक है, अब वो प्रक्रिया वही है, पहले बटन, वो ठप्पा लगाना होता था, मोहर लगानी होती थी, आज उस पे आप जाके बटन दबा के आ जाते हैं अपने फेवरेट पार्टी के चुनाव निशान पर, और फिर वो आपका वोट उसको मिल जाता है। अब वो एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर फिर उसका आकलन होता है, फिर ये देखा जाता है किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला, उसी हिसाब से चुनाव के डिसीजंस डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा तकलीफ देने वाला सवाल है कि क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे? हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन ये अब हो गया है, और यही वजह है कि करप्शन को इसने बढ़ावा दिया है। खैर, ये सारी चीजें हम अपने क्लासेस के दौरान बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी एनसीईआरटी क्या कहती है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज्यादा रकम खर्च करनी होती है। जैसे 2014 में लोकसभा चुनावों पर ही सरकार ने करीब 3,500 करोड़ खर्च कर दिए। केवल चुनाव प्रचार में 3,500 करोड़ खर्च कर दिए। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपए के करीब खर्च हुआ। पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च मिला के 30,000 करोड़ हुआ, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500। ये बहुत खतरनाक है। आप देखिए, भारत जैसे देश में जहां बेसिक जरूरतों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे बच्चे ठंड में पुलिस से लाठियां खा रहे हैं क्योंकि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब वो उनकी यही डिमांड है कि भाई एक छोटा सा एग्जाम उसको ईमानदारी से करा लो यार, समय रहते करा लो। हम वो सब नहीं करा पा रहे हैं, और ऐसे में बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, हम अपनी मतलब रोजगार को लेकर बहुत चिंतित हैं, भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में चुनाव प्रचारों पे इतने महंगे खर्च हो जा रहे हैं। ठीक है, आज इतने रथ यात्राएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, हमारे मजदूर पैदल चले लॉकडाउन के दौरान, नहीं उपलब्ध हो पाया लोगों को। यही सारी पार्टियां कहां थी? ठीक है, भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं लोग, भूख से मर जा रहे हैं, ठंड से मर जा रहे हैं। अब चुनाव आ गया है, देखिए कई सारी राजनीतिक पार्टियां कंबल बांट रही हैं, ठंड ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, तब कंबल बांटने का प्रोग्राम, अभियान ये सारा चल रहा है। तो ये जो खर्च हो रहा है, अगर ये सही समय पे सही जगह हो जाए तो उसका अपना ही कंट्रीब्यूशन है। लेकिन चूंकि आप एक नागरिक के रूप में अपने जागरूक नहीं, इसलिए इसका फायदा ये उठा लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर की गरीब जनता पर एक बोझ है, और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। आइए इस खर्च की तुलना अन्य खर्चों से करें, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत 3,000 करोड़ है। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुए। तो क्या चुनावों को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर भी अपनी राय कक्षा आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसको ऐसे कंपेयर करके डिस्कस करें। यहां एक गुलबर्गा एक जगह है, उसके वोट के परिणामों का है, आपको देखने के लिए, समझने के लिए एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो यहां वही प्रक्रिया है कि मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख में इस चुनाव की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है, मतों की गिनती की जाती है, सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष तरीके से, अब तो तमाम सारे कैमरास वगैरह भी लगे रहते हैं। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के जरिए बहुत कम बड़ा अवसर होता है और पूरे देश में आप देखते हैं किस तरीके से वो न्यूज में सारे लोग एक्टिव होते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो यही सारी चीजें। अब आ जाइए, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? वाई वी आर सेइंग दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्यों चुनाव लोकतांत्रिक है? हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डाल के, अभी कई सारे लोग ये कमेंट भी कर रहे थे, ठीक है, ये सब होता है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं, अधिकारियों का दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करके मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना, फर्जी मतदान करना, ये सारी चीजों को देख के ऐसा लगता है कि जो भारत में इलेक्शन है वो वाकई डेमोक्रेटिक नहीं है। तो फिर ये क्या कह रहा है कि इसमें ये कह भी रहा है कि इसमें अनेक खबरें सही होती, ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो ये बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों की बदौलत सत्ता में आ सकती? नहीं आ सकती। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। एक तो स्वतंत्र चुनाव आयोग, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। ये जो शब्द है ना, अपने आप जब आप पढ़ेंगे तमाम सारी चीजें, यानी अगर जो भी सत्ता में है, अगर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पे किसी तरीके का दिक्कत आती है तो गड़बड़ होता है। तमाम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जब आप गवर्नेंस का पेपर पढ़ेंगे तो ये सब उसी का पार्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इस बात की जांचने के लिए सरल तरीका यह देखना है कि उसका संचालन कौन कर रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग कर रहा है और चुनाव आयोग भारत सरकार के अधीन नहीं होता। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो उसमें पढ़ेंगे संविधान ये प्रोविजन करता है कि इलेक्शन कमीशन विल बी एन ऑटोनोमस बॉडी, वो एक स्वतंत्र निकाय होगी, वो भारत सरकार के अधीन काम नहीं करती। ये अथॉरिटी उसको, और उसके जो 3 कमिश्नर्स हैं उनको हटाए जाने की प्रक्रिया बिल्कुल वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है। बहुत टफ प्रक्रिया है। तो ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सरकारों का उस पर ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से वो स्वतंत्र होती हैं, ऑटोनोमस होती हैं, और वो ऑटोनोमस हो रही हैं तो ये माना जाता है कि वो किसी एक पार्टी के पक्ष में अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगी। ठीक है, यहां चूंकि ऐसा है तो ये एक पॉजिटिव सी चीज है। ज्यादातर चूंकि वो इतनी ट्रांसपेरेंट पोजीशन होती है कि जैसे ही वो पक्षपात करती हुई दिखती है तुरंत मीडिया में शोर मच जाता है, जनता को भी लगने लगता है कि चुनाव आयोग ने यहां पक्षपात किया। वो एक बड़ा मैसेज जाता है जनता के बीच में। तो एक बड़ी अच्छी बात यह है कि साहब हमारे यहाँ चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, यहां और उसके अधीन काम क्या है, वो निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने का जो नोटिफिकेशन जारी करता है उससे लेकर और उसका संचालन वगैरह सब उसी के अधीन होता है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। संहिता मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है चुनाव में कैसे क्या। चुनाव के दौरान अगर प्रधानमंत्री भी अगर किसी डीएम का ट्रांसफर करना चाहे नहीं कर सकते बिना चुनाव आयोग की एडवाइस के। तो ये सब अथॉरिटीज उसको मिलती है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। वो डायरेक्ट कर सकता है कि आप ये कीजिए, वो चाहे राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, सीधा सीधा गाइडलाइन दे सकता है, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज गाइडलाइंस। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। उस वक्त जो भी चुनाव ड्यूटी में रहेंगे उसके ऊपर ये नेताजी लोग प्रेशर क्रिएट नहीं करते तुम हमारे अधीन हो। उस वक्त वो चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उनसे अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अभी आम बात हो गई कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अक्सर हम लोग ऐसा सुनते भी हैं। ठीक है, कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वहां
फिर से मतदान कराने का आदेश देता है। ऐसा भी हुआ है कई बार। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता है, ये एक बहुत बड़ा आधार है ये बताने का कि हमारे देश में जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक, कुछ घटनाएं होती है निश्चित रूप से, लेकिन वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। और ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न था कि अगर केवल धांधली से ही क्या कोई पार्टी अपनी सरकार बना सकती बिना जनाधार के? जनाधार होना पहली शर्त है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की खूबसूरती है। तो ये सारे कुछ इसके समराइज हैं चीजों में, वो दीजिए, देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। तो कहता है चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका ये देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। ये भी बहुत है कि आप परसेंटेज डिसाइड कीजिए कि जो भी चुनाव के लोग हैं वो परसेंटेज डिसाइड, मतलब वो कितनी सहभागिता दे रहे हैं। जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। इन सारी चीजों को आप पढ़ेंगे, जब आप लोकतंत्र के चैलेंजेस वगैरह पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहां ये कुछ डाटाज हैं कि यहां कुछ डाटाज दिया कि चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतलब जितनी जनसंख्या है वो बता ये रहा है कि कई बार क्या होता है कि मतदाता सूची में मान लीजिए एक एक्स नंबर, मान लीजिए 100 लोग हैं जिनका जो मतदाता सूची में जिनके नाम रजिस्टर, लेकिन वोट कौन कर रहे हैं पता चला 57 कर रहे हैं या 60 कर रहे हैं, तो बाकी 40 लोगों ने वोट नहीं किया। ये कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। तो बेसिकली वो यही बता रहा है, ये दूसरे देशों के भी एग्जाम्पल ले रहा है कि अलग अलग देशों में क्या हुआ। तो यहां हमारे देश की स्थिति क्या बता रहा है कि भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। सही भी है, आप देखिए मतदान करने के लिए लाइनें लगी रहती हैं। अब इलीट क्लास उसको हॉलीडे के रूप में सेलिब्रेट करता कि आज छुट्टी का दिन है, आज ऑफिसेस बंद हैं। ऑफिसेस बंद क्यों कि आप जाके वोट डाल के आइए, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वो छुट्टी मनाते हैं, पर जाओ फिर सोचते हैं कौन जाके लाइन में लगेगा। अलग अलग मौसम में होता है, ठंड है या धूप है, तो कौन लाइन में कौन तकलीफ ले। फिर घर की महिलाएं वो अपने आप को बहुत इलीट फील करती हैं, कई सारी महिलाएं, कई सारे पुरुष भी, कि यार हम सामान्य आदमी के साथ लाइन में लगे हैं, हम वीआईपी, मैं वीआईपी हूं। चुनाव में ऐसा कोई विशेष है नहीं कि वीआईपी साहब के लिए अलग व्यवस्था है, तो उनको लाइन में लगना ही पड़ेगा, प्रक्रिया वही है। तो यहां कई सारे लोग, देखा यह गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इलीट क्लास है, जो धनवान लोग हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट चुनाव में अपेक्षाकृत कम होती है। जो निचला तबका है, वही जो कमजोर है, जो दलित है, जो गरीब है, वो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पश्चिमी देशों से उलट, पश्चिमी देशों में पढ़े लिखे लोग जरूर करते हैं वोट, जो धनवान है वो जरूर वोट करते हैं। ठीक है, बाकी वोट के महत्व को नहीं समझते। हमारे यहाँ उल्टा है। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया, यू नो। तो यही डाटा वो दे रहा है, ये सारे अलग अलग पिक्चर के माध्यम से। फिर ये कह रहा है भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। ठीक है, और देश के शासन संचालन के तरीके उनके वोट का महत्व है। ये एक बात इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सामान्य जनता, अगर हमारी जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसी ही जनसंख्या का जो अनुपात है वो ज्यादा है। ठीक है, जो इलीट क्लास हम जो बात करें उनकी संख्या कम है। तो चूंकि निचला तबका ज्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये हमारी चुनाव व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के प्रति, मतलब लोकतांत्रिक कहने के लिए हम और ज्यादा पुख्ता तरीके से कह सकते हैं कि आवर इलेक्शन सिस्टम इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये अलग अलग एग्जाम्पल के आधार पर ये सारी चीजें ये दिया है। इसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर आए चुनाव नतीजों को स्वीकार करना। ये भी एक तरीका है जो हमारे सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाता है। सब अभी देखिए सारे लोग कह रहे हैं, अखिलेश यादव के बाद से लोग कह रहे हैं हम इतनी सीटों से जीत रहे हैं, वो कहेंगे हम इतनी सीटें लेके आएंगे, इनको सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये सारे बयान आप सुनते रहते हैं। लेकिन चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं। बात सही है। ये भी एक तरीका पैमाना है कि जो लोग सत्ता में वो क्यों हारेंगे भाई, उनके पास तो सारी अथॉरिटीज है, ताकत है, तो वो भी तो आखिर चुनाव हारते हैं। तो इसका मतलब ये है कि
ये डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है। अच्छा, वो हार स्वीकार करते हैं, ये भी अपने आप में एक पैमाना है। अगर उनको लगे कि धांधली है तो हार स्वीकार ही क्यों करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यही सारी चीजें, कई बार तो जब रुझान होता है तो कई बार खुद ही अभी फाइनल डिसीजन रुझान ही बता देता कि हम चुनाव हार रहे हैं, वो विपक्षी को शुभकामनाएं देने लगते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये कह रहा है भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं। वही बात कि जो लोग भी सत्ता में, जो राष्ट्रीय दल है वो भी प्रांतीय लेवल पर चुनाव हार जाते हैं। बीजेपी केंद्र में, लेकिन दिल्ली में चुनाव हार गई, आप देखिए, तमाम सारे और जगहों पर। तो ये सब बताता है कि डेमोक्रेटिक नहीं होता। अगर वो सत्ता इस्तेमाल होती तो ये कैसे संभव हो पाता। तो इस वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार, हमेशा हर जगह अमीर लोग नहीं जीतते, आप ये भी देखा गया है। ठीक है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो यहां पर लेकिन इसके लिए चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, वो देखने की जरूरत है। ये कहता है कि इन बातों से हम सरल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है, लोगों का समर्थन उसी को प्राप्त होता है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू ना होती हो। ठीक है, पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में सामान्य नियम को थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये चैलेंजेस हैं, कई सारी जगहों पे नहीं देखने को मिलता, लेकिन एक बड़ी संख्या में इसी आधार पर हमारे देश में चुनाव होता है। इसीलिए इस पूरी डिस्कशन के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपको डिस्कस करनी थी। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नई क्लास में, और आपका ऐसा ही उत्साह बना रहे, ये फन बना रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।